ओके बेटा, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरिएशन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन मीन्स दैट देयर आर टू वेरिएशन बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है, और टू क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इसमें हमने किस किस बीच में वेरिएशन चेक करनी है? वन इज़ फेज डिफरेंस एंड अनदर इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, फेस का हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरिएशन चेक करनी है और फेस को हमने ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी के साथ उसकी वेरिएशन चेक करनी है इस पूरे आर्टिकल में। ठीक है, अब देखो हमने प्रीवियस आर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली थी, ये वाली। कब निकाली थी? जब हमारे पास ड्राइविंग फोर्स मतलब एफ़ जो थी वो एफ नॉट कॉज ओमेगा टी थी। प्रीवियस आर्टिकल देखो तो उसमें ये होगा कि जब ये फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये एग्जिस्ट करेगी, दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, मतलब फाइव के एंगल के साथ वो लैग कर रहा था। अब देखो डिस्प्लेसमेंट आ गई हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जेड एम लिखा है, तो प्रीवियस केस में हमारे पास जेड एम को हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ये वाली वैल्यू याद है। और इसमें से जो वैल्यू है ओमेगा एम माइनस एस बाय ओमेगा अपॉन आर, इसको हमने निकाला था tan फाइव, अगर आपको याद हो। हमने पुट किया था आर को जेड एम कॉस फाइव एंड ओमेगा एम माइनस एस बाय ओमेगा को हमने सब्स्टिट्यूट किया था साइन फाइव, तो देन स्क्वायरिंग की थी, देन उसका मैग्नीट्यूड निकाला था। tan फाइव निकालने के लिए उन दोनों को डिवाइड किया था वो वाले स्टेप्स के साथ। ठीक है, अब कहते हैं इक्वेशन वन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉज थीटा प्लस पाई बाय टू, दिस फॉर्म में। ठीक है, सॉरी कॉज थीटा माइनस पाई बाय टू। ठीक है, तो लिखा, माइनस कॉमन निकाल लिया, हमारे पास प्लस में क्वांटिटी बच गई। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो ओमेगा टी है वो किसके साथ लैग कर रहा है, कौन सी फोर्स के साथ लैग कर रहा है, दैट इज़ पाई प्लस 90, इतने एंगल के साथ वो लैग कर रहा है। ठीक है, तो कहते मान लो लेट द फेज कि जो फेज डिफरेंस है एक्स और एफ के बीच में उसे हम मान लेते हैं थीटा, बेसिकली ये वाली इक्वेशन। तो जहाँ पे भी आपको ये देखो उन्होंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, थीटा को ये वाली क्वांटिटी बार बार लिखने की बजाय दैट इज़ माइनस फाइव प्लस पाई बाय टू, ब्रैकेट है ना, थीटा को उन्होंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो हमने किसके किसके बीच में हमने ग्राफ बनाना है, थीटा के बीच में और ओमेगा के बीच में। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अगर हमने थीटा निकालना है तो हमें फाई पता होना चाहिए। ठीक है, फाई निकालना है तो हमें ओमेगा पता होना चाहिए, बेसिकली इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले केसेस डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही हम ग्राफ बना सकते हैं। देखो सबसे पहले केसेस क्या कहते हैं, मान लो कि ओमेगा हमारा बहुत स्मॉल है, ओमेगा मतलब क्या है हमारा, ज़ीरो है। ठीक है, तो tan फाइव में जाकर सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। ठीक है, इस tan फाइव में जाके सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो आपके पास क्या बना, देखो इस फाइव में जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ओमेगा को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इसमें भी ओमेगा को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया। ज़ीरो माइनस वन बाय ज़ीरो अपॉन आर, वन बाय ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। देखो बन गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास इन्फिनिटी। ओके, तो देखो दीज आर बेसिकली योर टू इक्वेशन, दैट इज tan फाइव एंड थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करना है जीरो, दैट इज योर केस नंबर वन। ठीक है, तो ज़ीरो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, एस बाई ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, नेगेटिव साइन भी है तो बन गया माइनस इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, 90 के एंगल पे, तो फाइव की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाय टू। ठीक है, तो ये फाइव की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो देखो हमारे पास क्या बना, दैट इज़ माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, तो थीटा क्या आ गया हमारे पास, ज़ीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखो, हमने ओमेगा को पुट करना अंडर रूट एस बाय ओमेगा। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूशन की तो देखो हम एम को लिख सकते हैं ना अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एम, और एस को लिख सकते हैं अंडर रूट एस इंटू अंडर रूट एस। तो वही वहाँ पे लिखा, जो जो कैंसिल होता था कैंसिल कर दिया, हमारे पास बना अंडर रूट एस एम माइनस अंडर रूट एस एम, तो वो क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो सब्स्टिट्यूट किया तो tan फाइव आ गया हमारा ज़ीरो, दैट इज़ फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फाइव की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट की, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस पाई बाय टू। ठीक है, सिमिलरली ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास फाइव की वैल्यू आई पाई बाय टू और थीटा की आई माइनस पाई। ठीक है,
उसके बाद देखो आपको इजीली समझ आ जाए इसलिए ये कॉलम बनाया। देखो जब हमने ओमेगा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाई की वैल्यू ये आई थी और थीटा की वैल्यू ये आई थी। ओमेगा की जब हमने ये सब्स्टिट्यूट की तो ये आई थी और ये। सिमिलरली फॉर इन्फिनिटी फाई इज़ योर π/2 एंड थीटा इज़ योर -π। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ बना। दिस इज़ योर थीटा, दिस इज़ 0 एंगल, दिस इज़ π/2 एंड दिस इज़ -π। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ देखो कैसे आया। पहले तो लाइन थी स्ट्रेट, ठीक है, फिर वो कर्व होके इस डायरेक्शन में गई। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि बेसिकली हो क्या रहा है कि एज एंगल इंक्रीजेज, दैट इज थीटा, एज एंगल इंक्रीजेज ओमेगा इज ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड विद द ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें पता ये होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की F0/ओमेगा ZM को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया A, जो है भी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, तो ZM की हमें वैल्यू पता ही ये वाली, तो इसमें जाके ZM की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो A की वैल्यू की फॉर्म में। हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। जैसे हमने प्रीवियस केस में केसेस डिस्कस किए थे वैसे ही हमने इसमें भी केसेस डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मान लो कि ओमेगा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या है, 0 है। जब हमने इसमें ओमेगा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि R जो है वो ज़्यादा लार्ज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि R² की पावर 1/2 है, वो तो ऑटोमेटिकली R ही बन गई। ठीक है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या फॉर्मूला बना, S/ओमेगा। तो सब्स्टिट्यूशन की तो A की वैल्यू क्या आ गई, F0/S। मतलब एम्पलीट्यूड किसके इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फैक्टर ही नहीं है इसमें। ठीक है, पीछे जो ग्राफ था वो था थीटा और ओमेगा के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे उसने वेरिएशन बताई है फाई और ओमेगा के बीच में। ठीक है, तो देखो ग्राफ सिमिलर ही बनेगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे था -π/2 0 और यहाँ पे π/2। ठीक है, वेरिएशन सेम रहेगी। यहाँ पे ओमेगा ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे क्या था, नीचे शिफ्ट था, बस यही फ़र्क है दोनों में। ठीक है, थीटा और ओमेगा के बीच में ओमेगा की वैल्यू नीचे आएगी और यहाँ पे ओमेगा मिडल में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड केस बोल रहे हैं कि मान लो कि ओमेगा बहुत ज़्यादा लार्ज है, मतलब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो सब और ZM जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, ओमेगा M के, क्योंकि ओमेगा में है ही सबसे बड़ा, क्योंकि वो इन्फिनिटी है। तो A में जाकर सब्स्टिट्यूशन की हमने, ZM की जगह पे ओमेगा M सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओमेगा क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम ओमेगा को इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1/∞ का स्क्वायर, 1/∞ होता क्या है, 0, मतलब हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या बन गया, 0। ठीक है, थर्ड केस है रेजोनेंस का। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये कब होगा, जब ओमेगा इंटू ZM का जो फैक्टर है वो हो मिनिमम, तब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, मिनिमम कब होगी, जब उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो उसका हमने ले लेना है डेरिवेटिव। देखो ZM की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसका लेना है डेरिवेटिव। देखो कैसे लेना है, पहले हमने ओमेगा को अंदर कर देना मल्टीप्लाई सारी के साथ, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, उसको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो सबसे पहले लगाना है पावर रूल, पावर आगे, पावर में से एक 1 माइनस, देन फंक्शन का डेरिवेटिव भी तो करना है, वो साथ में आ जाएगा। ये ध्यान से करना है पेशेंटली। ठीक है, उसके बाद ये देखो पावर थी -1/2, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में। यहाँ तक देखो क्लियर है, पर हमें पता है हम नीचे वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ZM। अगर हम इसमें से ओमेगा निकालेंगे तो अंदर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ZM। ठीक है, तो ये आ गया। पहले देख लो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया, जब हमने इस होल इक्वेशन को इज इक्वल टू किया 0, जो नीचे वाले टर्म है वो तो बन जाएगी 0, देन ये ओमेगा भी 0 बन जाएगा। तो कौन सा फैक्टर 0 बच गया हमारे पास, कहते हैं यहाँ तो ओमेगा 0 हो सकता है, यहाँ तो ये। ठीक है, ये 0 किया हमने। ठीक है, उसके बाद R² का हमने राइट हैंड साइड ले गए, ये वाली इक्वेशन देखो, जस्ट अरेंज किया है इसको। बाद में देखो उसको अरेंज किया है सो दैट कि ओमेगा² की वैल्यू आ सके आफ्टर दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बन गई √S/m -R²/2m²। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, ओमेगा डैश। ठीक है, हमें ओमेगा नॉट की वैल्यू पता है, S/m होती है, जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आती थी हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेटर में। तो दिस इज़ द बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, और यू कैन से रेजोनेंस। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ग्राफ शो किया है बिटवीन ओमेगा दैट इज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड ए दैट इज़ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आई थी एम्पलीट्यूड की F0/S, वो यहाँ पे इस फैक्टर के साथ वेरी करेगी, ठीक है। एज योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज, ठीक है, योर एम्पलीट्यूड ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। एक पॉइंट आएगा कि वो क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। किस पॉइंट पे, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के इक्वल होगी, दैट इज √S/m, ठीक है। सेकेंड कर्व एक और है, ठीक है, उसकी भी एम्पलीट्यूड इंक्रीज ही होगी, फिर एक पॉइंट आएगा कि वो कब क्या करेगी, डिक्रीज करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो बेसिकली ये एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। अब देखो कहते हैं मान लो अगर हमने द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू है दैट इज़ F0/ω/ZM, ठीक है। ये हमारे पास है, हमें ओमेगा की वैल्यू पता है, पर हमें क्या चाहिए, ओमेगा इंटू ZM चाहिए बेसिकली। तो ZM की वैल्यू हमें पता है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओमेगा की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दी साथ में, ओमेगा को अंदर हमने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना सभी के साथ, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है क्या है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जहाँ जहाँ पे भी ओमेगा था, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद देखो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे, अब सारा कुछ मेरे से मत एक्सपेक्ट करो कि मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो बहुत ईजी स्टेप्स हैं, अगर नहीं सॉल्व होंगे तो मैं कर दूँगी, ठीक है। तो इसके बाद ओवरऑल आपके पास रिजल्ट बनेगा इस फॉर्म में कुछ, ठीक है। देखो फिर से क्या होगी, ओमेगा की ही वैल्यू दोबारा आ गई हमारे पास, तो हमने उसको क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर तो था ही हमारे पास, हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया ओमेगा नॉट डैश इंटू आर तो था ही। तो दोबारा हम उसमें गए जहाँ पे ओमेगा ZM था, वहाँ पे क्या अब चेंज हो जाएगी वैल्यू, ओमेगा नॉट डैश आर, तो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दैट एज द लार्जर द डैम्पिंग स्मॉलर इज़ द एम्पलीट्यूड, मतलब जितनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी उतनी ही कम क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड उसका कम होगा, ठीक है। हमने देखो अब वेलोसिटी के साथ देखना है ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी का वेरिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि फोर्स ऑसिलेटर के फॉर्म में ये आई थी हमारे पास। ZM की वैल्यू भी हमें पता है, वो भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर क्या करना है, हमने फिर से 3 केसेस लेने। सबसे पहले ओमेगा को 0 सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करनी है कि क्या आती है हमारे पास। अब ये खुद करोगे, 2 बार हमने कर लिया है, ठीक है। फिर ओमेगा की वैल्यू हमने इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करनी है, फिर देखना है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी में देखो वैल्यू क्या आती है, दैट इज़ XM को हमने सब्स्टिट्यूट करना है ओमेगा m माइनस S/ओमेगा, ठीक है। इसमें ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज़ √S/m। उसके बाद क्या वैल्यू आती है, ZM की R के इक्वल आती है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी इस केस में, मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये तीनों केसेस करने हैं। So this is the variation of velocity with angular frequency, that is as you increase the velocity your angular frequency also increases and then decreases from point √S/m, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड कर्व में भी ऐसे ही होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा दैन डिक्रीज करेगा, ठीक है। देखो सभी ग्राफ में एक सिमिलर चीज़ होगी। देखो R1 जो है वो कहते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देगा एज कम्पेयर टू R2, इसीलिए बोल रहे हैं कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2। क्यों ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू उनकी ज़्यादा होती है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कम होती है, इसीलिए, ठीक है। तो इसकी टोटल फोर्स कितनी है, दैट इज़ F0/R, ठीक है। अब हमने करना है एक्सलरेशन के साथ, ठीक है। एक्सलरेशन में एक्सलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। ZM की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। इसमें भी 3 केसेस डिस्कस करने हैं। पहले ओमेगा को 0 सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करनी है, देन ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चेक करना है, देन हमने मैक्सिमम पे चेक करना है। वहाँ पे क्या करना है, पिछले केस में हमने किया था ना d/d ओमेगा ऑफ ओमेगा इंटू ZM, इस केस में उल्टा हो जाएगा, ओमेगा इनवर्स होगा। इसका मतलब क्या है ओमेगा इनवर्स का, कि जो भी ZM का फैक्टर होगा उसको बेसिकली डिवाइड करना है ओमेगा के साथ, इसका यही मतलब है। तो ओमेगा डिवाइड में नहीं किया उन्होंने, ओमेगा की पावर -1 लिख दी है। सारा सेम है, सेम केस है। तो ये आप खुद करोगे, ये वाला आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे, देखना कि ऐसे वैल्यूज़ आती हैं या नहीं। दिस इज़ योर होमवर्क, ओके बेटा। उसके बाद एक कंपैरेटिव टेबल दिया होगा 2.10 आर्टिकल में, ठीक है। तो वो कंपैरेटिव टेबल यही बता रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट ली हमने तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या आई,
और कब हमारी ओमेगा की वैल्यू हाई थी, लो थी, और रेजोनेंस कहाँ पे आई। सिमिलरली फॉर वेलोसिटी एंड सिमिलर फॉर एक्सलरेशन। तो यहाँ तक आप लोग देखोगे, ठीक है।